हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक पाठक क्लासेस। कैसे हो आप लोग? तो बच्चे, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या नाम है बेटा? इस टॉपिक का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग कर देते हैं। एज यूजुअल, हमेशा की तरह सबसे पहले तो कुछ इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे इस चैप्टर की। ये जो चैप्टर है ये कब आया, किस तरीके से आया, ये चैप्टर जो है वो क्यों आया, तो हम कुछ इस तरीके की बात करते हैं इस चैप्टर की। और उसके बाद हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे। बेटा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा, सॉरी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है ये आया है 1932 के अंदर। 1932 1932 के अंदर। बेटा 1932 से पहले 11th चैप्टर हुआ करता था यही सेम एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 11th चैप्टर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हुआ करता था। और 1932 में आके 1 अक्टूबर 1932 में आके मात्र एक सेक्शन को छोड़कर पूरा का पूरा एक्ट, सेक्शन 69 को छोड़कर, पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 69 को छोड़कर पूरा का पूरा एक्ट जो है वो अलग से बनाया गया 1 तारीख अक्टूबर का महीना 1932 में। तो बेटा रीजन क्या था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग करने का? बेटा इससे पहले मैंने आपको पिछला जो टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी मैंने आपको ये बताया था कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। यानी कि ये तीन के तीन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अपना खुद का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप, ये तीन के तीन वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और समय आते आते 1930 में सेल्स ऑफ गुड एक्ट को अलग करके अलग एक्ट बना दिया और 1932 में पार्टनरशिप एक्ट को अलग करके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना दिया। रीजन क्या था? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अलग होने का रीजन मैं आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट के इंट्रोडक्शन की क्लास में बता चुका हूं। मैं यहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्यों अलग हुआ ये बताता हूं। बेटा क्या हुआ, जो ट्रेडिंग्स थी, जो बिजनेस थे वो बढ़ने लगे। ट्रेडिंग्स और बिजनेस समय के अकॉर्डिंगली बढ़ने लगे। और जब ये ट्रेडिंग और बिजनेस जो है समय के अकॉर्डिंग बढ़ने लगे तो नंबर ऑफ फर्म्स भी बढ़ने लगी। जब नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ने लगी तो नंबर ऑफ पार्टनर्स भी बढ़ने लगे। और जब नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ने लगे तो नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स यानी कि लड़ाई झगड़े पार्टनरों के बीच में वो भी बढ़ने लगे। या पार्टनरों के किसी थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े, पार्टनर ने कोई गड़बड़ कर दी, थर्ड पार्टी ने कोई गड़बड़ कर दी, पार्टनर्स ने आपस में कोई गड़बड़ कर दिए, तो इस तरीके से डिस्प्यूट जो है वो क्या होने लगे बेटा, वो डिस्प्यूट जो है वो बढ़ने लगे। तो जब डिस्प्यूट बढ़ने लगे तो केसेस जब जाते थे वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से। लेकिन केस था ये पार्टनरशिप एक्ट का, पार्टनरशिप का, सॉरी, उस समय पर एक्ट नहीं हुआ करता था। तो जरूरत को देखते हुए ऐसी जरूरत महसूस हुई कि यार इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो अपना खुद का होना जरूरी है, वो अपना खुद का होना जरूरी है। तो बेटा ये जो एक्ट है ये आया, ये एक्ट इफेक्टिव हुआ 1 जुलाई, सॉरी 1 जुलाई तो 1900 सेल्स ऑफ गुड एक्ट का था। 1932 को ये एक्ट बेटा इफेक्टिव हुआ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये एक्ट लगता है होल ऑफ इंडिया के अंदर। होल ऑफ इंडिया मतलब आप यहां पर एक शब्द और अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंक्लूडिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आप लोग बोलोगे ये सर क्या पागल हो गए, जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड है तो होल ऑफ इंडिया क्यों लिखवा के नहीं छोड़ दिया, ये जम्मू एंड कश्मीर क्यों लिखवाया? बेटे आज से अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल के आसपास हो चुके हैं,
कश्मीर के अंदर पहले एक धारा लगती थी, धारा 370, और धारा 370 के अकॉर्डिंगली बहुत सारे भारत के कानून जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं हुआ करते थे। कारण क्या था? धारा 370। लेकिन आज की डेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जिसके अंदर से धारा 370 को कश्मीर में से हटा दिया गया, और आज की डेट में हर एक कानून कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे वो सेंस ऑफ गुड एक्ट हो, चाहे वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो होल ऑफ इंडिया का पार्ट है, इंक्लूडिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 2.5 साल पहले तक ये वाला एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था। ओके बेटे, और बेटा ये वाला जो एक्ट था इट वाज 11th चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है बेटे, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 11th चैप्टर हुआ करता था, जिसको 1 अक्टूबर 1932 में अलग करके अलग एक्ट बना दिया, और इस एक्ट को बोलते हैं हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या बात समझ में आई बेटा? तो ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आपको पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताऊंगा। पार्टनरशिप का डेफिनेशन बेटा सेक्शन नंबर 4 में दे रखा है। ये डेफिनेशन ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन के अलावा पार्टनरशिप की डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन स्टार्ट करूंगा मैं यूनिट नंबर 1 से, जिसका नाम है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। क्या नाम है बेटे? नेचर ऑफ पार्टनरशिप। यूनिट नंबर 1 है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, और मैं स्टार्ट करूंगा पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। बेटे आप लोग ध्यान से इस डेफिनेशन को सुनना। इस डेफिनेशन को हम लोग बहुत ही ईमानदारी से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। डेफिनेशन को बताने से पहले आपको हल्का सा पार्टनरशिप होता क्या है वो बता दूं। जनरली तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में आप लोगों ने कहीं कहीं पर पार्टनरशिप शब्द का मतलब जरूर सुना होगा। बेटा पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं किसी, मान लो उन्होंने कोई बिजनेस ओपन कर लिया, तो वो बिजनेस को चलाते हैं और बिजनेस के अंदर दोनों अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट वो जो भी एग्रीमेंट में लिखा होता है उस रेशियो में बांट लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो 50-50 के रेशियो में बांटते हैं। आप लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा। बेटा पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द बिजनेस ऑफ ए फर्म कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब आप बोलोगे तो बड़बड़ा के चला गया। बेटा बड़बड़ा रहा हूं और आपको एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा, और मेरे को उम्मीद है कि आज की क्लास हमारी डेफिनेशन पे ही जाएगी, इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो पहले डेफिनेशन को आप लोग समझेंगे। बेटा डेफिनेशन कहती है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्या है बेटे? टू और मोर पर्सन्स। आगे मैंने क्या बोला था बेटे? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। और बेटे ये वाली लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक एक शब्द को हम लोग एनालाइज करेंगे। बेटा ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों को यह बताया
पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस। क्या है बेटा पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्संस। कहने का मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने अपनी डेफिनेशन में ये जो शब्द लिखा है ना, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप शब्द से हमें पता लग गया कि रिलेशनशिप मतलब कम से कम दो लोग तो होंगे। बेटा पार्टनरशिप के अंदर अगर आप किसी को पार्टनर बनाना चाहते हो तो पार्टनर का होना तो जरूरी है, मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे तो ही पार्टनरशिप बनेगी। बात समझ में आ रही है? एक से ज्यादा लोग होंगे तो ही पार्टनरशिप बनेगी, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो कितने होंगे बेटे? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको बहुत इजी तरीके से मैं आपको पेश करूंगा, आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों है। बेटा ध्यान से सुनना, कह रहा है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। इसका मतलब यह है कि एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने चाहिए? दो चाहिए। और बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने चाहिए? बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पर पार्टनरशिप एक्ट जो है ना वो साइलेंट है। पार्टनरशिप एक्ट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में कुछ बताया ही नहीं, यानी कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर ना कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने भी हो सकते हैं। ये बात किसने बोली? ये बात बोली पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने, साइलेंट रह के बताया उसने कुछ नहीं। मतलब पार्टनरशिप एक्ट बिल्कुल चुप है कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए कितने चाहिए, मिनिमम दो मैक्सिमम बे, चुप्पी साध के बैठा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन लोग क्वेश्चन तो बहुत करते हैं, यार मैक्सिमम कितने पार्टनर हो, मैक्सिमम कितने पार्टनर हो। तो बेटा ध्यान से सुनना अब की बात। अब यहां पर मैं आपको ये बताता हूं कि इस सिचुएशन में एक एक्ट है, एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट, जो कि 2013 है। कंपनीज एक्ट 2013 इस सिचुएशन में कूद के आता है। कंपनी एक्ट 2013 का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 464, जो कि ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो हो सकते हैं कितने बेटे? 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं कितने? 50। लेकिन ये बात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं कह रहा, ये बात कह रहा है कंपनी एक्ट 2013। बेटा ध्यान से सुनना, कंपनी एक्ट को क्या जरूरत पड़ी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर को बताने की? क्योंकि कंपनी एक्ट तो कंपनी के लिए होता है, वो पार्टनरशिप के बारे में क्यों बताएगा? तो ध्यान से सुने, कंपनी एक्ट ने, कंपनी एक्ट 2013 ये बात कहता है कि ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 464 कंपनी एक्ट का, ये सेक्शन ना स्पेशली पार्टनर्स के नंबर बताने के लिए नहीं बना था, ये सेक्शन बना था इलीगल एसोसिएशन के बारे में। कहने का मतलब कंपनी एक्ट 2013 ये बात बोलता है सेक्शन नंबर 464 के अकॉर्डिंग कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा पार्टनर हैं और वो अनरजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो वाली फर्म क्या हो जाएगी बेटे? इलीगल एसोसिएशन मानी जाएगी। कंपनी एक्ट ने ये बोला कि पार्टनरशिप में पार्टनर अगर 50 से ज्यादा हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं है मेरे दोस्त, अनरजिस्टर्ड फर्म है, तो ऐसी सिचुएशन में उस फर्म को हम कौन सी एसोसिएशन मानेंगे? इलीगल एसोसिएशन। स्पेशली कंपनी एक्ट ने पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बताया। तो सीधी सी बात यहां पर एक चीज समझ में आती है
कि पार्टनरशिप में कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन बेटा 50 से ज्यादा होने पर रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। क्लियर है बेटे? बात कुछ समझ में आ रही है? कहने का मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन ये आया कि बेटा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, आंसर है 2। अब कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, वहां पर कंपनीज एक्ट कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं 50। लेकिन ये कंपनीज एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप को बताने के लिए ये वाला सेक्शन नहीं लेके आया था 464। कंपनी एक्ट 2013 इस वजह से इस सेक्शन को लेकर आया कि कंपनी एक्ट को यह बात बतानी थी कि अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो जिस बिजनेस में 50 से ज्यादा लोग हैं और वो बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, उसको मैं इलीगल एसोसिएशन मानूंगा। तो इस वजह से यहां पर बोला गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या होंगे, 50 होंगे, क्योंकि 50 से ज्यादा हो गए और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इलीगल एसोसिएशन होंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जो कि रजिस्टर्ड फर्म है और उसके अंदर पार्टनर्स की लिमिट 50 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फर्म इलीगल है। अगर वो फर्म रजिस्टर्ड है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने भी हो सकते हैं। आ रही है बात समझ? अगर फर्म रजिस्टर्ड है, कई फर्म मैंने देखी है, कई फर्म मैं आपको बता दूंगा 130 नंबर ऑफ पार्टनर्स है जिसके अंदर, तो क्या वो इलीगल एसोसिएशन हो गई? बिल्कुल नहीं, वो इलीगल एसोसिएशन नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल वैलिड पार्टनरशिप है, बशर्ते उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक और टॉपिक आता है सेम इसी सिचुएशन पे, सेक्शन नंबर 464 जो है ये एक बात और कहता है, वो ये कहता है कि कंपनी एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बोलता है 50 और आगे ये लिखता है इट मे बी प्रेस्क्राइब्ड 100, इट कैन बी इंक्रीज्ड, एक मिनट बेटा, इट कैन बी इंक्रीज टू 100। अब बेटा ये वाली लाइन क्या, ये वाली लाइन सेक्शन नंबर 464 ने ये वाली बात बोली है। किसने बोली है? सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि 50 होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो रजिस्टर्ड ना हो, और इट कैन बी इंक्रीज टू 100। तो ये क्या है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को अगर उनकी नंबर ऑफ पार्टनरशिप 60, 70 या 80 या 90 या 99 या 100 तक है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलाउड कर देता है कि आप ठीक है, आप इलीगल एसोसिएशन नहीं हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, अब बेटे यहां पर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कौन है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या सीधा मोदी? नहीं। अगर आप स्टील की बात करो तो स्टील के लिए मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। अगर आप बात करते हो कंपनीज के लिए तो बेटा कंपनी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीए है। एमसीए मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये वाली जो लाइन है इट कैन बी इंक्रीज्ड टू 100, ये एमसीए कहता है हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो कई लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि सर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर मैं 50 बोलूं या 100 बोलूं। बेटा ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बोलोगे आप 50, वो भी ये बात कंपनीज एक्ट ने बोली है। अगर 50 से ज्यादा आप हो जाते हो और अनरजिस्टर्ड हो तो आप होगे इलीगल एसोसिएशन। अब क्या आपको समझ में आया टॉपिक? तो मैंने आपको बताया पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो ये वाला पॉइंट हमें समझ में आया। टू और मोर पर्सन का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पे पार्टनरशिप एक्ट चुप है। कंपनी एक्ट कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं कितने? 50, और इसे 100 तक भी पहुंचा सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे
तो। और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन बेटे? वो जो कि MCA है। MCA मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? अब यहां पर दोबारा से मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। डेफिनेशन कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस। बेटा अगली बात क्या कहता है? हु हैव क्या? एग्रीड। अब बेटा एग्रीड का मतलब क्या होता है? एग्रीड का मतलब क्या होता है बेटे? बेटा आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, पहली ही लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीड मतलब होता है एग्रीमेंट। और बेटा मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताया था ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एग्रीमेंट बन सकते हैं ओरली भी और राइटिंग में भी। तो बेटा एक पार्टनरशिप ना ओरल में भी बन सकती है, यानी कि ए और बी बिना कोई लिखा पढ़ी किए हुए भी पार्टनर बन सकते हैं। बेटा क्यों बन सकते हैं? अरे यार कंपनी एक्ट खुद ही ये बात कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 चाहिए। उससे ज्यादा हुए और वो रजिस्टर्ड नहीं हुए तो इलीगल होंगे। मतलब 50 तक आप नॉर्मल बिना रजिस्टर्ड किए भी फर्म चला सकते हो। जब रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो भैया यहाँ मैक्सिमम पार्टनर जो है वो ओरल तरीके से बन रहे हैं और बन भी जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ओरल में भी पार्टनरशिप बन सकती है और पार्टनरशिप राइटिंग में भी बनेगी। बेटा ध्यान से सुनना, अगर पार्टनरशिप राइटिंग में बनेगी ना तो वहां पर दो पार्टनर, अगर मान लो दो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे पार्टनरशिप डीड। कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया क्या? वो लोग क्या बनाएंगे बेटा? पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? यानी कि पार्टनरशिप को बनाने के लिए बेटा एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो पार्टनरशिप नहीं बनेगी। तो यहां पर मैं आपको एक नोट समझाने जा रहा हूं। वो नोट ये कहता है कि बेटा पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। पहले इसको मैं लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। हाउ एवर HUF कैन बी क्रिएटेड बाय स्टेटस। बेटा क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। हाउ एवर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज क्रिएटेड बाय स्टेटस। बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर क्रिएटेड बाय स्टेटस का मतलब होता है बेटा पार्टनरशिप कभी भी बाय बर्थ नहीं बनती है। अगर आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो आपको वहां पर एक एग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा। चाहे ओरल बना लो चाहे राइटिंग बना लो, लेकिन आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। आप बाय बर्थ पार्टनर नहीं बन सकते। जैसे कि मान लो राम और श्याम पार्टनर है, बहुत अच्छी फर्म चल रही है। श्याम का बेटा जैसे ही पैदा हुआ, क्या वो बाय बर्थ राम और श्याम की पार्टनरशिप में पार्टनर बन गया? आंसर है नो। श्याम का बेटा अगर राम और श्याम की पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहता है तो मेजर होने के बाद उसको अपनी एबिलिटी शो करनी पड़ेगी पार्टनर बनने के लिए। लेकिन आप लोगों ने एक टॉपिक सुना होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टॉपिक में यह होता है कि एक हिंदू फैमिली होती है जिसके बाप दादा परदादा पुराने जमाने से जो है वो बिजनेस कर रहे होते हैं। दादा का बिजनेस बाप पे, बाप का बिजनेस बेटे पे, बेटे का बिजनेस उसके बेटे पर, ये ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफर होता जाता है। यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो क्रिएटेड बाय बर्थ होती है। वहां पर बाय बर्थ ही बेटा बाप की संपत्ति का हकदार हो जाता है। ये हिंदू लॉ का पार्ट है जिसको हम HUF बोलते हैं। लेकिन पार्टनरशिप कभी भी बाय स्टेटस यानी कि बाय बर्थ नहीं बनती।
इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। पार्टनरशिप जब भी बनेगी वो क्रिएटेड बाय लॉ बनेगी। क्या बात समझ में आई बेटे? अब दोबारा से डेफिनेशन पे ऊपर आते हैं। दोबारा से डेफिनेशन मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड। तो टू और मोर पर्सन समझ में आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ 2 पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, कंपनी एक्ट 50 कहता है। हु हैव एग्रीड, एग्रीड समझ में आया, ओरल में भी एग्रीमेंट बना लो, राइटिंग में भी बना लो। राइटिंग में बनाएंगे पार्टनरशिप डीड होगा। पार्टनरशिप कभी भी बाय स्टेटस नहीं होती, बाय लॉ बनती है। हाँ, HUF स्टेटस से बन जाती है। आगे लिखा है टू शेयर द प्रॉफिट। टू शेयर द प्रॉफिट को बेटा मैं यहीं पर समझा देता हूं। टू शेयर द प्रॉफिट का मतलब कि जो भी पार्टनर पार्टनरशिप करने हैं, ए और बी, ये कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो बिजनेस से कमाएंगे क्या बेटे? बिजनेस से कमाएंगे प्रॉफिट। तो बेटा जब बिजनेस से प्रॉफिट ये लोग कमाएंगे तो ध्यान से सुनोगे आप लोग, पार्टनरशिप से प्रॉफिट कमाने के बाद इनको इस प्रॉफिट को क्या करना है बेटा? बांटना है। तो कैसे बांटें बेटा? ध्यान से सुनना। जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, अगर 4:1 सॉरी अगर 60-40 लिखा है तो 60 मिलेगा ए को, 40 बी को। 70-30 लिखा है तो 70 ए को, 30 बी को। और बेटा अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा ना, तो याद रखना, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो फिर वहां पर बटेगा इक्वल रेशियो में। कौन से रेशियो में बच्चे? इक्वल रेशियो में। क्लियर है मेरी बात? क्या समझ में आई है बात? क्लियर बेटे? तो ये हमने बात करी शेयर द प्रॉफिट की। अब बेटा बात करते हैं ऑफ ए बिजनेस। बेटा बिजनेस का मतलब होता है ट्रेड और ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। बिजनेस का मतलब होता है ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। ट्रेड मतलब जब गुड्स के लिए, गुड्स के सेल परचेज के लिए कोई व्यापार, कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको ट्रेड बोलेंगे। जब सर्विसेज देने के लिए किया तो ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन बोलेंगे। बेटा 2 सीए, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मिलकर फर्म खोली, वो प्रोफेशन हो गया, वो भी एक बिजनेस का पार्ट है। क्लियर है बेटे? यहां पर हमने पढ़ा पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। अब ये वाली जो लाइन है, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये वाली लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को आप लोग समझोगे ध्यान से। बेटा ध्यान से सुनना, लास्ट लाइन है, ये कहता है कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटे इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब बेटा ध्यान से समझना, कैरीड बाय ऑल मतलब पार्टनरशिप के अंदर सारे पार्टनर मिलकर काम करेंगे। मान लो 3 पार्टनर हैं, तीनों ने बराबर कैपिटल लगाई और समय भी बराबर दे रहे हैं। और यहां लिखा है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब कि मान लो ए और बी काम कर रहे हैं, सी ने मात्र अपनी कैपिटल लगाई है, सी ने अपनी क्या लगाई है? कैपिटल लगाई है। बेटा इस सिचुएशन को जो है ना, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल एजेंसी। एक कंसेप्ट है, इस म्यूचुअल एजेंसी को समझो। दोबारा से इस टॉपिक पे आऊंगा, इस लाइन पे दोबारा आऊंगा, टॉपिक तो यही चल रहा है। एक कंसेप्ट होता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल मतलब आपसी, एजेंसी मतलब एजेंट। बेटा पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर प्रिंसिपल होता है और हर पार्टनर एजेंट होता है। हर पार्टनर प्रिंसिपल, हर पार्टनर एजेंट, मतलब कि अगर मान लो प्रिंसिपल पार्टनर फर्म के अंदर नहीं है तो ये वाला पार्टनर अपना काम भी करेगा और इसके बिहाफ पे भी काम करेगा। जैसे कि मान लो
तीन पार्टनर है ए, बी और सी। ए ने लगाए हैं 10,000 रुपए, बी ने लगाए हैं 30,000 रुपए और सी ने लगाए हैं 10 लाख रुपए। सी बोल रहा है भाई मैंने कैपिटल दे दी, मुझे तूने बना लिया पार्टनर, मैं अब इस फर्म में आऊंगा नहीं, मैं बनूंगा फर्म का स्लीपिंग पार्टनर। तो मैं आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर में पढ़ाऊंगा। एक्टिव और स्लीपिंग नाम के दो पार्टनर होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो फर्म में सिर्फ कैपिटल लगाता है और फर्म में जाता नहीं है, बस प्रॉफिट के टाइम पे आता है, अपना प्रॉफिट लेता है, चला जाता है। तो बेटा ये जो ए और बी है ना ये एट प्रेजेंट में प्रिंसिपल एजेंट है और सी यहां पर प्रिंसिपल है। मतलब कि ए और बी इस सी के लिए भी काम कर रहे हैं। सी क्या काम कर रहा है? सी काम नहीं कर रहा, फिर भी ये पार्टनरशिप फर्म वैलिड है ए और बी तीनों के बीच में, क्योंकि रिलेशन है म्यूचुअल एजेंसी का। कौन सा बेटे? म्यूचुअल एजेंसी का। यानी कि हर पार्टनर फर्म का एजेंट होता है दूसरे पार्टनर का, और हर दूसरा पार्टनर एजेंट होता है बाकी बचे हुए पार्टनर का। मतलब कि आपस में इन लोगों का जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का बोलते हैं। तो यानी कि दोबारा से पढ़ता हूं, यहां क्या लिखा हुआ है बेटे? कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सारे पार्टनर भी फर्म में एक्टिवली काम कर सकते हैं, कुछ एक्टिवली काम कर रहे हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर है।